हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम सी फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज हम यहाँ पर स्टैटिक जीके देखेंगे। ठीक है, जो स्टैटिक जीके में ये आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे पूरा, जिसमें आपका सॉल्यूशन भी होगा। चलिए फिर अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 10 अप्रैल 1917 को आयोजित चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता गांधी जी के साथ शामिल हुए हैं? बताइए। आपका ये जो क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का है। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन हो जाएगा सी, जो है आपका बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हुए थे गांधी जी के साथ 10 अप्रैल को 1917 को क्या प्रख्यात वकीलों की एक टीम के साथ चंपारण पहुंचे, जिसमें क्या था कि जो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य कृपलानी सहित अन्य थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा, नारायण गुरु जी के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, M.P. पिल्लई के द्वारा। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा आपके की जो बुक है वो गुलामगिरी जो है, वो जो बुक है, ये बुक आपकी ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले महात्मा का जन्म पुणे में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक थे। आपने सुना भी होगा, ज्योतिराव फूले बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। ठीक है, शिक्षा को लेके इन्होंने अपने बहुत काम किए हैं। ठीक है, इन्होंने और इनकी पत्नी ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों को मुक्त करने के लिए अमेरिकी आंदोलन को समर्पित किया है। उन्होंने अमेरिका में काले दासों की स्थितियों को भारत में निचली जातियों के साथ जोड़ा है। इस तुलना में आशा की अभिव्यक्ति है कि एक दिन अमेरिका में गुलामी की समाप्ति की तरह भारतीय समाज में सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव का अंत होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार को ठीक पहले हुई थी? ठीक है, जलियांवाला बाग से पहले कौन सी इनमें से घटना हुई थी? बंगाल विभाजन, इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट का पारित होना या मिंटो मार्ले सुधार। जलियांवाला बाग से पहले इनमें से कौन सी घटना हुई थी? तो इनमें हुई थी रॉलेट एक्ट का पारित होना। ठीक है, रॉलेट एक्ट का पारित होना। रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट के रूप में भी जाना जाता था, क्या हुआ था कि इसमें ही ये बोला गया था, न वकील न दलील। ठीक है, कौन सा बात बोली गई कि एकदम से काला कानून है, ना किसी की वकील है, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है, डायरेक्ट ही क्या होता, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इसने सरकार को अदालती कानून में मुकदमे और सजा के बिना किसी को भी सलाखों के पीछे डालने का अधिकार दिया। इसने मूल रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित कर दिया था। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या था कि जो अधिकार है उसको क्या किया था, इसने निलंबित कर दिया था। ना कोई वकील ना दलील के साथ इसको बिल्कुल जो भी है कि उसे फिर सज़ा दे दी जाती थी, कुछ उनसे सुना नहीं जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन थे? निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही है।
भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 26 अक्टूबर को क्या हुआ था कि 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग शामिल हो गई और सर क्लाउड अचिन लीग के कमांडर थे। जवाहरलाल नेहरू लीग के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान का अमीर था जब डूरेंट रेखा का सीमांकन किया गया था? तो कौन था जब डूरेंट रेखा का सीमांकन हुआ था तब अफगानिस्तान का अमीर कौन था? बताइए इनमें से, बताइए कौन था? दोस्त अहमद या अकबर खान या अब्दुल रहमान या हबीबुल्ला? बताइए कौन था? कमेंट करके बताइए सभी कि जब डूरेंट रेखा का सीमांकन हुआ था अफगानिस्तान का अमीर कौन था? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा शी अब्दुल रहमान। ठीक है। जब डूरेंट रेखा का सीमांकन हो रहा था तो अफगानिस्तान के अमीर थे अब्दुल रहमान। नेक्स्ट देखते हैं पूरा कि डूरेंट रेखा का सीमांकन 1890 में सर हेनरी मोर्टिमर डूरेंट ने लॉर्ड लैंसडाउन के वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया था। अब्दुल रहमान खान उस समय अफगानिस्तान का क्या था? अमीर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व को स्थापित किया? निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों के बताइए किसने किया था वर्चस्व को स्थापित? किस घटना ने भारत में फ्रांसीसी पर अंग्रेजों को वर्चस्व को क्या किया था? स्थापित किया था। बताइए। बक्सर की लड़ाई ने, वाडीवास की लड़ाई ने, कर्नाटक युद्ध ने, चिंगुलपुट की लड़ाई ने? बताइए किसने किया था? कौन सा आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा? बताइए, कमेंट कीजिए सभी। तो वाडीवास की लड़ाई में। ठीक है। जो वाडीवास की लड़ाई हुई थी उसने क्या था तो उसमें क्या हुआ था कि जो अब फ्रांसीसी और जो अंग्रेज थे उसने उन दोनों के वर्चस्व को बढ़ा दिया था। ठीक है। स्थापित करने में क्या है उन्होंने उनका वर्चस्व बढ़ने लगा था, स्थापित हो गया था। तो वाडीवास की लड़ाई थी सर आयरे कूट के नेतृत्व में। ठीक है। सर आयरे कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 1760 में वाडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया और पौंडीचेरी को घेर लिया। वाडीवास के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि पौंडीचेरी की फ्रांसीसी राजधानी 1761 में अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। नेक्स्ट है कि माउंटबेटन योजना। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माउंटबेटन योजना, सीआर फॉर्मूला, वेवल योजना और कैबिनेट मिशन में से कौन सा कालानुक्रमिक रूप से सबसे पुराना है? बताइए तीनों में से माउंटबेटन योजना, सीआर फॉर्मूला, वेवल योजना और कैबिनेट मिशन में से कौन सा कालानुक्रमिक रूप में सबसे पुराना है? बताइए कौन सा पुराना है? कौन सा पुराना? सीआर फॉर्मूला पुराना है या वेवल प्लान पुराना है या कैबिनेट मिशन पुराना है? माउंटबेटन प्लान जो है वो आपका पुराना है। बताइए। तो आप कहोगे जो सीआर फॉर्मूला है वो आपका सबसे पुराना है। ठीक है। सीआर फॉर्मूला 1944 में, वेवल प्लान 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, माउंटबेटन प्लान 1947 में। ठीक है। इनकी डेट जो है आपको याद रखनी है। अभी अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। कि 1944 में सीआर फॉर्मूला आया था, वेवल प्लान आपको 1945 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में, माउंटबेटन प्लान 1947 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना है? सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, असम राइफल्स या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड? बताइए कौन सा है? सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड? बताइए। तो इसमें जो सबसे पुराना है वो है असम राइफल्स। ठीक है। असम राइफल्स आपका सबसे पुराना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए डच इंडोनेशियाई द्वीप समूह में कपास के टुकड़ों का आदान प्रदान करना चाहते थे? बताइए। निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए डच इंडोनेशियाई द्वीप समूह में कपास के टुकड़ों का आदान प्रदान करना चाहते थे?
बताइए। तम्बाकू, चावल, काली मिर्च, रेशम। बताइए क्या सही होगा इनमें, बिल्कुल सही कौन सा होने वाला है। तो आपका जो काली मिर्च और जो मसाले हैं, क्या करते थे डच इनका व्यापार करने लगे थे। आई भी सब भारत में जितने भी आए हैं विदेशी, डच हो, फ्रांसीसी हो, या फिर अंग्रेज रहे हो, ये सब भारत में मसाला, भारत को मसाले का द्वीप आपको पता है कहा जाता था। ठीक है। तो जो काली मिर्च और मसाले हैं, उन सब का व्यापार करने के लिए, उनको लेने के लिए आए थे। इनकी पहली जो डचों ने अपना पहला कारखाना जो स्थापित किया था मसूलीपट्टनम था। और ये पता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डचों ने अपना या किसी ने भी कि पहला जो था विदेशी कारखाना मसूलीपट्टनम था या नहीं था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा तो याद रखना। मसूलीपट्टनम वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और वर्ष 1605 से लेके स्थापित किया था। ठीक है, 1605 में स्थापित किया था। रेशम, क्या किया था कि रेशम, कपास, नील, चावल, अफीम डचों की प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। वे कभी भी भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे, लेकिन इंडोनेशिया का स्पाइस द्वीप और पीपर उनके मुख्य आकर्षण थे। ठीक है, डच रहे हो, जितने भी विदेशी कंपनी आई हैं, विदेशी आए थे, वो कभी भी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने नहीं आए थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम भारत में रहें, भारत पर अपना शासन करें। ठीक है, लेकिन जो मसाले का जो द्वीप था, जो मसाले थे, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे उन्हें उनका व्यापार करने लगे, ले जाने लगे। लेकिन फिर भारतीयों को उन्होंने देखा, भारतीय बहुत सीधे थे। उन्होंने देखा कि अगर हम यहीं पे अपना शासन करें और यहीं से इन्हीं से सब चीज़ कराएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सोच लिया था फिर ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक भागीदारी पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने थे। टाटा मोटर्स में, या महिंद्रा एंड महिंद्रा में, लार्सन एंड टुब्रो में, निकोलस पीरामल में। बताइए भारत की निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक। बताइए। तो सी आपका क्या है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। सी, बी आपका बिल्कुल सही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, कंपनी की स्थापना 1945 में लुधियाना में महिंद्रा एंड मोहम्मद के रूप में हुई थी। ठीक है, महिंद्रा एंड मोहम्मद के रूप में हुई थी। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान, क्या है कि गुलाम मोहम्मद जो थे वो पाकिस्तान गए और वहाँ के पहले वित्त मंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। अगस्त तोफर, क्रिप्स इंडिया मिशन, बॉम्बे विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इनका बिल्कुल सही क्रम लगाना है आपको कि कौन सा टाइम पीरियड कितना कितना है। 1 2 3 4 का है, या 1 2 3 4 5, 1 2 4 3 का है, या 1 4 2 3 का है, 3 1 4 2 का है। बताइए किसका है। तो आप बोलोगे कि आपका जो बी है वो बिल्कुल सही है, 1 2 4 3। यानी कि अगस्त प्रस्ताव आपका आया था 1940 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में आया था। और किस क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त में आया था। और बम्बई विद्रोह आपका 1946 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आपको इन पर क्या करना है, विचार करना है। फ्रेंच, अंग्रेज़ों, पुर्तगाली, डच। ठीक है, इन चारों पर विचार करें कि 1615 के स्वाली होल की लड़ाई में उपरोक्त में से किसके बीच लड़ी गई थी। बताइए, फ्रेंच अंग्रेज़ों के बीच, पुर्तगाली डच के बीच, या पुर्तगाली अंग्रेज़ों के बीच, चारों में से किसके बीच में हुई थी। बताइए कौन सा इसमें बिल्कुल सही होगा। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। बताइए कौन सा इनमें बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे बी बिल्कुल सही है आपका, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कि स्वाली की जो लड़ाई थी, जिसे स्वाली की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच एक नौसैनिक युद्ध था। ये क्या था कि ये 29 से 30 नवंबर 1612 को स्वाली यानी सूरत शहर के पास एक गांव के तट पर हुआ था।
अंग्रेजों ने लड़ाई की जीत अंग्रेजों ने क्या करा था, लड़ाई को क्या करा था, जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बताइए कौन थे। इंदुलाल याग्निक, एन जी रंगा, EMS नबू नबूदरीपाद या फिर शंकर दयाल शर्मा। बताइए कौन सा था। इन चारों में बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे आपका C जो है वो बिल्कुल सही है। EMS नबूदरीपाद जो थे वो आपके अनम अलमकुलम नम्मनक्कल शंकरन, ठीक है। नम नंबूदरीपाद एक भारतीय साम्यवादी राजनीतिक थे। देखो कितना लंबा नाम है। उन्होंने केरल राज्य के मुख्यमंत्री में क्या किया, मुख्यमंत्री कब रहे थे, 1957 से 1959 और 1967 लेके 1969 के पद पर कार्य किए। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हाँ, एक मिनट। बताइए, आपको इस पर विचार करना है कि ये है कि प्रक्रिया के 3 चरणों के दौरान अपने प्रभुत्व के विस्तार और उनके शासन के समेकन के लिए गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से नीतियों पर विचार करें। अधीनस्थ बताइए, तो अधीनस्थ अलगावरिंग फेंस की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के दौरान उनके अपनाने का सही क्रम है। बताइए, अधीनस्थ अलगावरिंग फेंस की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के दौरान अपनाने का सही क्रम है। बताइए कौन सा है। 1-3-2, 2-1-3 या 1-2-3-3-2-1। बताइए कौन सा है। तो आप कहोगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल B जो है वो बिल्कुल सही है, 2-1-3। रिंग फेंस 1765 से 1813 की नीति मराठाओं और मैसूर के खिलाफ युद्धों के दौरान वारेन हेस्टिंग में परिलक्षित हुई थी। नीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। अधीनस्थ अलगाव की नीति 1813 से 1858 में, अधीनस्थ सहयोग और संघ की नीति 1858 से 1935। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे। बताइए कौन थे। SN जोशी, PC जोशी, VD सावरकर, RC मजूमदार। कौन थे इनके। तो आपके जो है C आपका क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, VD सावरकर। ठीक है, VD सावरकर आपके क्या थे, बिल्कुल सही हो जाएगा, VD सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर 1883 से लेकर 1966 तक एक निडर स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, लेखक, नाटककार, कवि, इतिहासकार, राजनीतिक नेता और दार्शनिक थे। वे छात्र समाजों के क्या थे, संस्थापक थे। अभिनव भारत समाज और मुक्त भारत समाज 1857 के महान भारतीय विद्रोह के बारे में उनके प्रकाशित कार्य हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को 1909 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत जो है, भारत के किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड को, सर चार्ल्स मैटकॉफ को, लॉर्ड एलन ब्रेव को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो आपको पता है भारतीय प्रेस जो मुक्तिदाता थे वो सर चार्ल्स मैटकॉफ को माना जाता है। देखते हैं हम इनका कि सर चार्ल्स मैटकॉफ थे। ठीक है, सर चार्ल्स मैटकॉफ 1834 से 36 को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने प्रसिद्ध प्रेस कानून के माध्यम से स्थानीय प्रेस सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के संस्थापक कौन थे। बताइए, सचिंद्र सन्याल, J चटर्जी, लाला हरदयाल या 1 और 2 दोनों। बताइए कौन सा इनमें बिल्कुल सही होगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के संस्थापक कौन थे। तो आपका
सी जो है वो बिल्कुल, डी जो है बिल्कुल सही हो जाए, एक और दो दोनों। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HR की स्थापना सचिंदर सन्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, यह अखिल भारतीय स्तर पर पहला संघ था। इस संगठन का उद्देश्य एक संगठित शस्त्र क्रांति के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसे तमिल काव्य का 3 रत्न माना जाता है? कंबाना, कुट्टाना, पुंगलेडी, उपरोक्त सभी। बताइए किसको माना जाता है? तो आप कहोगे उपरोक्त सभी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंबाना, कुट्टाना और पुंगलेडी को तमिल कविता के 3 रत्नों के रूप में क्या है माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मैचों पर विचार करें। मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सोहन सिंह बखना, गदर आंदोलन, चिदम्बरम पिल्लई, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, राजगोपालचार्य, वेद नारायण नमक सत्याग्रह, पेरियार EV रामा शामी स्वाभिमान आंदोलन। बताइए उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही होगा? केवल 1 और 2, केवल 1 2 और 3, या फिर 1 2 केवल 1 2 3 और 4, या फिर 1 2 3 4 5? क्या सही होगा? तो आपका सारे बिल्कुल सही है। ठीक है, सारे नहीं, मतलब डी आपका बिल्कुल सही है। तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में, सोहन सिंह बखना गदर आंदोलन 1913 में, और चिदम्बरम पिल्लई स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी 1906 में, राजगोपालचार्य वेद नारायण नमक सत्याग्रह 1930 में, पेरियार EV रामास्वामी आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के द्वारा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान प्रांतों में द्वैध शासन, संविधान सभा की स्थापना का प्रावधान प्रांतीय स्वायत्ता है। बताइए निम्नलिखित में से सही कालक्रम को क्या है लगाना है जो जब जब घटित हुए हैं। ठीक है, बताइए 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 4 2। बताइए, तो बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 4 3। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, और प्रांतों में द्वैध शासन मॉन्टैग चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में, संविधान सभा की स्थापना प्रावधान अगस्त प्रस्ताव 1940 में, प्रांतीय स्वायत्ता 1935 का अधिनियम। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका टाइम पीरियड आपको क्या है याद रखना है। पृथक निर्वाचक मंडल का ये आ जाता है प्रावधान, जिसे मार्लो मिंटो सुधार, ठीक है, 1909 में। चलिए फिर आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने कुछ हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट कर लिया। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ ना ही शेयर कर रहे हैं और ना ही क्या है कि शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, और ना ही आप लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। ठीक है, आप ज़रूर क्या कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच।